एशिया कप 2025 का फाइनल, भारत ने पाकिस्तान को हराया, एक शानदार जीत। लेकिन मैच खत्म होने के बाद जो हुआ, उसने खेल से ज्यादा सुर्खियां बटोर लीं। एक विजेता टीम, लेकिन ट्रॉफी लेने से इनकार। आखिर दुबई में उस रात हुआ क्या था? सही कहा। मैदान पर कांटे की टक्कर थी, लेकिन मैदान के बाहर जो घटनाक्रम हुआ वो भारत पाकिस्तान क्रिकेट रिश्तों और उसमें घुली राजनीति की एक और परत खोलता है। ये सिर्फ एक ट्रॉफी का सवाल नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा था। तो आज हम इसी पूरे मामले की गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। भारत की जीत के अहम पल, फिर वो अभूतपूर्व ट्रॉफी विवाद, पाकिस्तान की तरफ से आई तीखी प्रतिक्रियाएं, मामला आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल तक कैसे पहुंचा और कैसे क्रिकेट और सियासत एक बार फिर आमने सामने आ गए। हमारे सामने कई न्यूज रिपोर्ट्स हैं, विश्लेषण हैं, एक्सपर्ट कमेंट्स भी हैं। ये स्रोत हमें फाइनल मैच की तस्वीर, ट्रॉफी से जुड़े विवाद के अलग अलग पहलू, खिलाड़ियों और पूर्व क्रिकेटरों के नजरिए और भारत पाकिस्तान क्रिकेट तनाव के पूरे संदर्भ को समझने में मदद करेंगे। हमारा मकसद साफ है, ये समझना कि उस रात असल में क्या हुआ, क्यों हुआ, और ये घटनाएं भारत पाकिस्तान क्रिकेट के भविष्य और खेल पर राजनीति के असर के बारे में क्या संकेत देती हैं। चलिए इस उलझे हुए मामले को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल, शुरुआत करते हैं मैदान से। भारत ने पाकिस्तान को आखिरी ओवर में 5 विकेट से हराकर 9वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। लेकिन ये जीत सीधी नहीं थी। बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए अच्छी शुरुआत की थी। साहिबजादा फरहान और फखर जमान ने रन जोड़े, पर फिर मध्यक्रम पूरी तरह ढह गया। मतलब आखिरी 9 विकेट सिर्फ 33 रन पर गिर गए और पूरी टीम 146 पर सिमट गई। हाँ, और इसमें भारत के कुलदीप यादव का स्पेल 4 विकेट 30 रन देकर वो निर्णायक साबित हुआ। एकदम। ये पाकिस्तान के लिए एक तरह का पैटर्न बन गया है। अच्छी शुरुआत के बाद अचानक बिखराव। 146 का स्कोर डिफेंड करना हमेशा मुश्किल होता है, खासकर फाइनल में। और भारत का रन चेज भी, वो भी रोमांचक रहा। शुरुआत में भारत ने भी जल्दी विकेट खो दिए। कप्तान सूर्य कुमार यादव समेत टॉप 3 सिर्फ 20 रन पर आउट हो गए थे। लगा कि मैच फंस सकता है। बिल्कुल। यहीं पर युवा तिलक वर्मा ने कमाल की पारी खेली। नाबाद 69 रन। संजू सैमसन और शिवम दुबे ने भी उपयोगी पारियां खेली। हाँ, उनका साथ जरूरी था। अंत में जब आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए थे, हारिस रऊफ की गेंद पर रिंकू सिंह ने विजयी रन बनाए। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, पाकिस्तान के पास अच्छी गेंदबाजी थी, फिर भी वो कैसे हार गए? क्या सिर्फ बैटिंग कोलैप्स ही वजह थी? देखिए, बैटिंग कोलैप्स तो मुख्य कारण था ही, लेकिन गेंदबाजी में भी आखिरी ओवरों का दबाव झेल पाने में नाकामी दिखी। शुएब अख्तर जैसे पूर्व खिलाड़ियों ने भी इसी तरफ इशारा किया। मध्यक्रम की विफलता और शायद कुछ हद तक कोचिंग रणनीतियों पर भी सवाल उठाएं। उनका मानना था कि लय बरकरार ना रख पाना पाकिस्तान की पुरानी समस्या है। साथ ही कप्तान सलमान अली आगा के कुछ फैसलों, जैसे कि अहम मौके पर स्पिनर की जगह तेज गेंदबाज हारिस रऊफ को ओवर देना, उसकी भी आलोचना हुई, जो काफी महंगे साबित हुए। तो मैदान पर भारत की जीत हुई, लेकिन असली ड्रामा तो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में शुरू हुआ। हाँ, बिल्कुल। भारतीय टीम ने एशियन क्रिकेट काउंसिल, जिसे एसीसी कहते हैं, उसके प्रमुख और साथ ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी से विजेता ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। और अहम बात ये कि नकवी पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री भी हैं। ये वाकई अभूतपूर्व था, ऐसा पहले कभी देखा नहीं गया। रिपोर्टों के मुताबिक भारतीय खेमे का तर्क ये था कि वे ऐसे व्यक्ति से ट्रॉफी स्वीकार नहीं कर सकते जो उस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसके साथ भारत के संबंध तनावपूर्ण हैं, खासकर तब जब वो एक सरकारी पद पर भी हैं। और इसका एक बैकग्राउंड टूर्नामेंट के दौरान पहले से चल रहे तनाव से भी जुड़ा था, है ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे कि पिछले मैचों में दोनों टीमों के बीच हाथ ना मिलाने की घटना, जिसका कारण बाद में पहलगाम आतंक हमले के पीड़ितों के प्रति एकजुटता बताया गया था। सही। फिर फाइनल से पहले प्री टॉस फोटोशूट में भारतीय कप्तान का शामिल न होना। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने इसी भावना को व्यक्त किया कि मौजूदा परिस्थितियों में पाकिस्तान के प्रतिनिधि से ट्रॉफी लेना सही नहीं होगा। तो फिर नकवी ने क्या किया? इस इनकार के बाद मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी वापस ले जाने का आदेश दिया। इससे पूरी प्रेजेंटेशन सेरेमनी अजीब हो गई। एंकर साइमन डूल को घोषणा करनी पड़ी कि भारतीय टीम अवार्ड्स नहीं लेगी। ये देखना काफी अटपटा था। मतलब पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने रनर्स अप चेक लिया और कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि उन्होंने गुस्से में उसे फेंक दिया। हाँ, ऐसी खबरें थीं। भारतीय खिलाड़ियों ने व्यक्तिगत पुरस्कार तो लिए, लेकिन टीम ट्रॉफी स्टेज पर नहीं आई। और फिर हमने देखा कि भारतीय टीम ने मैदान पर जश्न मनाया, लेकिन एक काल्पनिक, हवा में बनाई गई ट्रॉफी के साथ।
हाँ, कप्तान सूर्य कुमार यादव ने रोहित शर्मा के 2024 T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद के अंदाज की नकल करते हुए हवा में ट्रॉफी उठाई। ये अपने आप में एक बड़ा बयान था। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये घटना भारत पाकिस्तान क्रिकेट कूटनीति के इतिहास में एक नया मोड़ है। ये सिर्फ एक मैच या ट्रॉफी की बात नहीं रही। बिल्कुल नहीं। याद कीजिए 2023 एशिया कप का विवाद। हाँ, वो हाइब्रिड मॉडल वाला। बिल्कुल। उस समय भारत ने सुरक्षा कारणों और जरूरी सरकारी मंजूरी न मिलने का हवाला देते हुए पाकिस्तान जाने से मना कर दिया था। नतीजा ये हुआ कि हाइब्रिड मॉडल अपनाना पड़ा। और ये हाइब्रिड मॉडल का मतलब है कि टूर्नामेंट के मैच 2 या ज्यादा देशों में कराए जाते हैं। हाँ, 2023 में कुछ मैच पाकिस्तान में हुए और बाकी श्रीलंका में। बीसीसीआई अध्यक्ष रॉजर बिन्नी ने पहले भी साफ किया था कि टीम के दौरे का अंतिम फैसला सरकार का होता है। और इस तरह की घटनाएं खासकर मेजबानी छीनने या हाइब्रिड मॉडल अपनाने से पाकिस्तान क्रिकेट को आर्थिक रूप से भी प्रभावित करती होंगी। जाहिर सी बात है, खासकर उस समय जब वो अपने देश में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। हाँ, और ये हाइब्रिड मॉडल का मुद्दा सिर्फ 2023 तक सीमित नहीं रहा। अब 2025 में पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी और 2026 में भारत में होने वाले T20 विश्व कप के लिए भी इसी तरह की व्यवस्था की बात चल रही है, क्योंकि द्विपक्षीय दौरे तो बंद ही हैं। ट्रॉफी विवाद के बाद पाकिस्तान में प्रतिक्रियाएं भी जबरदस्त थीं। कप्तान सलमान अली आगा का गुस्सा कैमरे पर दिखा जब वो कथित तौर पर रनर अप चेक फेंकते नजर आए। हाँ, और टीम के काफी देर तक ड्रेसिंग रूम में रहने की भी खबरें आईं। हालांकि बाद में आगा ने मीडिया में नकवी का बचाव करते हुए कहा कि ACC अध्यक्ष होने के नाते उन्हें ट्रॉफी देने का अधिकार था। लेकिन पूर्व क्रिकेटरों ने तो काफी आलोचना किया। बहुत ज्यादा। शोएब अख्तर ने टीम कोचिंग, खासकर हेड कोच माइक हैसन को बेहुदा तक कह दिया। उन्होंने टीम चयन पर भी सवाल उठाए, जैसे कि हसन नवाज और सलमान मिर्जा जैसे खिलाड़ियों को मौका ना देना। अख्तर ने आगा की कप्तानी और मध्यक्रम की लगातार विफलता पर भी निराशा जताई। वही वसीम अकरम का गुस्सा तेज गेंदबाज हारिस रऊफ पर फूटा। उन्होंने रऊफ को भारत के खिलाफ रन मशीन कहा। हाँ, और उनके खराब प्रदर्शन, मतलब फाइनल में 3.5 ओवर में 50 रन, उसके लिए उनके रेड बॉल क्रिकेट ना खेलने को जिम्मेदार ठहराया। अकरम ने PCB को इस पर विचार करने की सलाह दी। ये दिलचस्प है कि रऊफ का प्रदर्शन भारत के खिलाफ अक्सर दबाव में बिखर जाता है। बिल्कुल। 2022 T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली के हाथों उनकी पिटाई और अब इस फाइनल में महंगा साबित होना, ये पैटर्न दिखाता है। अकरम का इशारा शायद इसी तरफ था कि क्या वो बड़े मैच का दबाव झेल पा रहे हैं। पाकिस्तानी फैंस में भी भारी निराशा थी। सोशल मीडिया पर एक फैन का वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो कह रहा था, हमारी औकात ही नहीं है, हम इंडिया से नहीं जीत सकते। हाँ, दूसरे फैंस हार का ठीकरा रऊफ या टीम मैनेजमेंट पर फोड़ रहे थे। तो यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ एक मैच हारने की हताशा थी या इसमें पाकिस्तान क्रिकेट की अंदरूनी समस्याएं, जैसे टीम संयोजन, कप्तानी के फैसले। हाँ, और बाहरी दबाव जैसे ICC और BCCI के साथ तनावपूर्ण रिश्ते, सब मिलकर एक जटिल स्थिति बना रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये सिर्फ हार की प्रतिक्रिया से कहीं ज्यादा है। और मामला सिर्फ ट्रॉफी विवाद तक ही सीमित नहीं था। फाइनल से पहले भी एक और विवाद पनप चुका था, जिसका संबंध मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट और नो हैंडशेक घटना से था। हाँ, वो भी एक अजीब घटनाक्रम था। जब भारत पाकिस्तान मैच के बाद हाथ नहीं मिलाए गए तो PCB ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से शिकायत की और उन्हें हटाने की मांग कर डाली। लेकिन ICC ने ये मांग खारिज कर दी थी। हाँ, खबरों में मुताबिक इसके विरोध में पाकिस्तान टीम ने UAE के खिलाफ अपने अगले मैच से पहले होटल से निकलने में जानबूझकर देरी की। बाद में ICC ने पाइक्रॉफ्ट को स्थिति स्पष्ट करने के लिए पाकिस्तानी कप्तान और मैनेजर से मिलने की इजाजत दी। लेकिन ये मीटिंग खुद एक विवाद बन गई है ना? बिल्कुल। आरोप लगे कि PCB के मीडिया मैनेजर ने मोबाइल से इस मीटिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की, जो ICC के PMOA यानी प्लेयर्स एंड मैच ऑफिशियल्स एरिया के नियमों का उल्लंघन है। अच्छा, ये वो प्रतिबंधित क्षेत्र होते हैं जहां गोपनीयता बनाए रखना जरूरी होता है। सही। उन्हें रोका गया, लेकिन कहा जाता है कि PCB ने मैच से हटने तक की धमकी दे दी। आखिरकार मैनेजर को बिना ऑडियो के वीडियो रिकॉर्ड करने दिया गया। और फिर PCB ने इस मीटिंग का एक मूक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए दावा कर दिया कि पाइक्रॉफ्ट ने माफी मांगी है, जिस पर ICC ने तुरंत खंडन किया और कहा कि पाइक्रॉफ्ट ने सिर्फ गलतफहमियों पर खेद जताया था, माफी नहीं मांगी थी। इसके बाद ICC ने PMOA नियमों के उल्लंघन पर PCB को चेतावनी भरा ईमेल भी भेजा। बाप रे। ये पाइक्रॉफ्ट प्रकरण दिखाता है कि तनाव किस हद तक बढ़ गया था, सिर्फ टीमों के बीच नहीं बल्कि बोर्ड और ICC के स्तर पर भी।
नियमों का उल्लंघन, धमकी देना और फिर सार्वजनिक रूप से विरोधाभासी बयान जारी करना, इसने पूरे माहौल को और खराब कर दिया। रिपोर्ट्स तो यहाँ तक थे कि पीसीबी के अंदर टूर्नामेंट से हटने पर भी विचार हुआ था। जाहिर है, इतने बड़े विवाद का राजनीतिक असर भी होना ही था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया को बधाई देते हुए एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए लिखा, नतीजा वही है, भारत जीतता है। वहीं भारत में विपक्ष की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया आई। शिवसेना यूबीटी नेता संजय रावत ने मैच फिक्सिंग जैसा गंभीर आरोप लगाया। उनका दावा था कि सट्टेबाजी का करीब 50,000 करोड़ रुपए पाकिस्तान गया, जिसका इस्तेमाल आतंकवाद को फंड करने में हो सकता है। हाँ, उन्होंने इसे सशस्त्र बलों का अपमान और पहलगाम पीड़ितों का अनादर बताया। कुछ अन्य विपक्षी दलों ने भी विरोध जताया। हम यहाँ सिर्फ इन बयानों और आरोपों को रिपोर्ट कर रहे हैं जैसा कि वे सामने आए। बिल्कुल। दूसरी तरफ पाकिस्तान से भी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई। एसीसी प्रमुख और मंत्री मोहसिन नकवी ने कहा कि खेल को राजनीति से नहीं मिलाना चाहिए और भारत को खेल में युद्ध घसीटने के खिलाफ चेतावनी भी दी। और पाकिस्तान के पूर्व पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा ने तो एंडी पाइक्रॉफ्ट को भारत का फिक्सर तक कह दिया। हाँ, वो बयान काफी चौंकाने वाला था। ये सारी बयानबाजियां दिखाती हैं कि भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच कभी सिर्फ क्रिकेट नहीं होता, उस पर हमेशा राजनीति हावी रहती है। ये दोनों देशों के रिश्तों का आईना बन जाता है। ये बात तो है। 2012 के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच कोई द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज नहीं हुई है। टीमें सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट्स या एशिया कप जैसे मल्टीनेशन इवेंट्स में ही भिड़ती हैं। जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, इन मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स की मेजबानी को लेकर भी लगातार खींचतान चलती रहती है। 2023 एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल इसका उदाहरण है। और अब पाकिस्तान में प्रस्तावित 2025 चैंपियंस ट्रॉफी और भारत में होने वाले 2026 टी20 विश्व कप को लेकर भी यही अनिश्चितता और हाइब्रिड मॉडल की चर्चा है। और अंतिम फैसला दोनों देशों की सरकारों पर निर्भर करता है। बिल्कुल। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे, बस जो तथ्य और अलग अलग दृष्टिकोण सामने आए हैं उन्हें रख रहे हैं। तो कुल मिलाकर एशिया कप 2025 का फाइनल हमें क्या देकर गया? भारत की एक यादगार जीत, एक अभूतपूर्व ट्रॉफी विवाद जिसने क्रिकेट की दुनिया को चौंका दिया, पाकिस्तान में हार पर तीखी और अंदरूनी समस्याओं की ओर इशारा करती प्रतिक्रियाएं, प्रशासनिक स्तर पर आईसीसी के साथ टकराव और सबसे बढ़कर खेल पर राजनीति का गहरा और शायद बढ़ता हुआ साया। एक क्रिकेट मैच, लेकिन उसके तार, प्रदर्शन, भावनाओं के उल्लंघन, कूटनीति, राजनीति और इतिहास सबसे जुड़े हुए थे। सब कुछ एक साथ मंच पर आ गया। तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? शायद यही कि भारत पाकिस्तान क्रिकेट सिर्फ बल्ला और गेंद का खेल नहीं है। ये दोनों देशों के जटिल रिश्तों, उनकी अंदरूनी राजनीति, लोगों की भावनाओं और वैश्विक मंच पर उनकी स्थिति का एक बैरोमीटर है। हाँ बिल्कुल। हर मैच सिर्फ एक नतीजा नहीं लाता, कई नए सवाल और मुद्दे खड़े कर जाता है। और इस घटना से एक कदम आगे बढ़कर सोचें तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या खेल और राजनीति को खासकर भारत पाकिस्तान जैसी हाई स्टेक प्रतिद्वंदिता में वाकई अलग रखा जा सकता है, या फिर ये कोशिश लगातार और मुश्किल होती जा रही है? ये आज की ध्रुवीकृत दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय खेल संबंधों की भविष्य के बारे में क्या संकेत देता है? ये सवाल शायद आने वाले वक्त में और भी प्रासंगिक होगा।